कर रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 11 की बात कर रहे हैं, जिसमें जो पिछले 6-7 सालों में जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और इस पूरे चैप्टर का जो है वो जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से थोड़ा आइडिया लग जाएगा और यही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे देखिए 2018 में क्वेश्चन एक आया था दोस्तों कि इफ़ लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ metals given below, which one will allow show फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड वाई। ठीक है, तो आपको जो है वो वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, वेवलेंथ कितनी दे रखी है 412.5 नैनोमीटर। नैनोमीटर को लिखे तो 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये क्या आपकी वेवलेंथ, और इस वेवलेंथ की आपकी लाइट है, ये लाइट की वेवलेंथ है। जो लाइट मेटल प्लेट जो है उसके ऊपर लाइट गिरेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो इंसिडेंट लाइट है इस लाइट की वेवलेंथ आपको दे रखी है और बिलो मेटल दिए हुए, और मेटल का क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। तो वर्क फंक्शन बेसिकली वो चीज़ होती है कि भाई कितना मैं एनर्जी उसको दूँ कि उसके बाद जो है वो, मतलब जैसे ये 1.9 है तो 1.9 दूंगा, तो 1.9 से ज़्यादा एनर्जी दूंगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं पहले अपन को ये लैम्बडा इसका दे रखा है इंसिडेंट लाइट का, तो मैं इंसिडेंट लाइट का क्या एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि भाई कितना एनर्जी इसके पास है, तब जाके तो मेरे को पता लगेगा कि किस किस के इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा ये। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या होती है भाई, आइंस्टीन साहब ने क्या बोला था, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू को आप क्या लिख सकते हैं, C/SC लैम्बडा, क्योंकि न्यू क्या होता है C/लैम्बडा। ठीक है, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, तो अगर यहाँ पे एनर्जी मेरे को निकालनी है तो आप क्या लिखोगे, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, एंड सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद में लैम्बडा आपको कितना दे रखा है 412.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास में ऐसा यूनिट में तो ये आ जाएगा जूल्स में। ठीक है, अभी जूल्स में आ जाएगा, और अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरे को ये जो दे रखा है वो किस में दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, अगर इतना ये जूल होता है तो एक जूल आप निकालेंगे तो कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस, तो जहाँ पे जूल लिखा है वहाँ पे इतना लिख दो, मतलब डिवाइड में, अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो बस यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, मतलब आपका एनर्जी आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ एंड डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये तो है ही 10⁻⁹ एंड मल्टीप्लाई, और क्या क्या आ जाएगा, ये चीज़ डिवाइड में आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी जूल में है, लेकिन अभी किस में बदल गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये आपके पास में आने वाला है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आने वाला है, सब कुछ कट आ जाएगा। देखो ये कितना होता है 34 में से 8 गए, तो यहाँ पे ऊपर 10 की पावर कितना बचा -26, और यहाँ से आप करेंगे 9 और 26। ठीक है, तो ये आपका बन गया 10⁻⁻28। ठीक है, और ये है तो मतलब आप समझ रहे हो ना, सब काट कूट के आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा, मतलब इतनी एनर्जी अगर आप दोगे, इतनी एनर्जी मेरी लाइट में है, लाइट की एनर्जी है। ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट की है, तो इस एनर्जी से जिसका वर्क फंक्शन कम है, ठीक है, अगर ज़्यादा है तब तो वो कर नहीं पाएगा, निकाल नहीं पाएगा, लेकिन जिसका वर्क फंक्शन जो है वो φ0 अगर कम है इस एनर्जी से, तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो किस किस का कम है, 1.92 कम है, तो मतलब इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो सोडियम का निकल जाएगा। 2.15 3 से कम है, हाँ इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिर 3.2 ये तो ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, मेरे को चाहिए 3.2, तो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्क फंक्शन जो है वो ग्रेटर हो जा रहा है किससे, एनर्जी से। ठीक है, आपको भी पता है, आपने आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी है कि के मैक्स इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू माइनस φ0। इसमें क्या पढ़ा है कि ये जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये जो एनर्जी है मतलब एच न्यू है वो शुड बी ग्रेटर देन φ0। ठीक है, तो ये किससे ग्रेटर होनी चाहिए, हमेशा
फाइव नॉट से। सो फाइव नॉट से अगर ग्रेटर किस किस केस में है, पहले और दूसरे केस में। अगर ये 3 मेरी ये 3 है और ये अगर 3 से कम है तब तो ये हमेशा ग्रेटर होगा, लेकिन 3 से अगर ज़्यादा है तो ये इक्वेशन ये वाली मतलब नेगेटिव हो जाएगी, तो वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो अपन देख पा रहे हैं इसमें कि पहले और दूसरे केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन तीसरे और चौथे केस में मतलब कैल्शियम और मोनोब्लोडियम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप समझ गए ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जहाँ पे सॉरी जूल्स, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल्स से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, वहाँ पे इस नंबर से आपको क्या देना है, डिवाइड दे देना है। ठीक है, तो इसी तरीके का अगर आप दूसरा क्वेश्चन पेपर देखें तो देखो उसमें आपका जैसे ये है, तो इसमें जो है वो मैंने बढ़िया से अगर आप देखेंगे आगे तो मैंने बढ़िया नोट्स भी बनाए, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा तो मैं डाल दूँगा। ठीक है, देखिए फिर ये 2024 का क्वेश्चन है, देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है ये क्वेश्चन, देखो बोलता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है किसी मेटल की, कितनी है, 3 इंटू 10⁻14। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट। ठीक है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू नॉट विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻14। ठीक है, और क्या दे रखा है, अब बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी इतने, अब मेरे को जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज म्यू 9 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, ये इंसिडेंट है, इतनी मेरे पास एनर्जी है, मतलब इस एनर्जी की आ रही है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, अपने पास सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू फाइव नॉट, ये सिंपल फार्मूला होता है। तो ये अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो एच इंटू न्यू, तो फाइव नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लांक्स कांस्टेंट, मतलब सीधा सा मैं लिखना चाहूँ तो 6.67 इंटू 10⁻34 -34 इंटू आपका ये वाला 3 इंटू 10⁻14। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो फाइव नॉट आएगा वो कितना आएगा बताओ, इसको आप कैलकुलेट करेंगे आप फाइव नॉट आएगा 19.89 इंटू 10⁻−20। लेकिन ये किस में आ रहा है, अगेन जूल में, इसमें आ रहा है जूल में। तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻9। तो अभी किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए, तो ये जो है वो इससे आंसर आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड पूछ रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैसे निकालते हैं अपन को पता है, आइंस्टीन क्या बोल के गया है, आइंस्टीन बोल के गया है के मैक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। ठीक है, अब के मैक्स कितना होता है, हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। ठीक है, फिर अगर आप इससे v निकालना तो v कैसे निकालोगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया, और फिर v² है तो इससे रूट आ जाएगा, मतलब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एच न्यू माइनस फाइव नॉट डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो बस अब इससे आपको आगे सॉल्यूशन करना है तो आप कर सकते हैं। आपके पास h की वैल्यू तो है ही, फिर ये म्यू की जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वाली, क्योंकि मेरे पास इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है मतलब कि म्यू है, एच म्यू, और ये जो फाई है, फाई का वैल्यू अपन ने अभी निकाला था 2 पॉइंट समथिंग जो आया था। ठीक है, वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जूल में, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी पहले आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेना। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके बताऊँ तो आपको कैसा दिखेगा, ये रूट मैंने 2 बार ले लिया, 6.63 इंटू 10⁻−34 इंटू न्यू कितना है 9 इंटू 10⁻14। ठीक है, ये पहला हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, और माइनस में जो है आपको फाइव की वैल्यू यहाँ पे आप 2.3 मत लिख देना, यहाँ पे आपको लिखनी है जूल्स में अगेन, क्योंकि जूल से जूल घटाओगे उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। तो जूल में जो अपने पास वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी भाई, 1.89 इंटू 10⁻−19। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय m, तो इसका जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻−31। बस अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी 9.4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो बस इस तरीके से आप करोगे तो आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो अपन ने
ये वाली इक्वेशन ही यूज़ की है हर जगह, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो दूसरे सेट में आया था 2024 में ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि राइट द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये जो है ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है। अगर मैं वापस लिखना चाहूँ तो के मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू माइनस फाई नॉट। इसको बोलता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाउ डिड मिलिकन प्रूव द वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन। बोलता है कि मिलिकन ने इस इक्वेशन को कैसे प्रूव किया, ठीक है। तो मिलिकन साहब ने क्या किया, देखो सोडियम मेटल लिया, ठीक है, और सोडियम मेटल के लिए क्या किया उन्होंने, सेम इक्वेशन कैलकुलेट किया। तो के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। के मैक्स को उन्होंने लिखा ई इंटू वी नॉट, ठीक है, स्टॉपिंग ई इंटू वी नॉट और एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है। यहाँ से ई को डिवाइड दिया तो वी नॉट आ गया एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई, ठीक है। तो ये आपकी कैसी इक्वेशन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है। अब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ये m क्या होता है, स्लोप होता है। तो इसका स्लोप कितना है, h बाय ई, ठीक है। और इसका जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, इंटरसेप्ट क्या है, माइनस फाई नॉट बाय ई या फाई नॉट बाय ई, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो आपने ग्राफ इसका देखा होगा, वी नॉट और ये न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला जो ग्राफ है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, इस टाइप से ऐसे ग्राफ बनता है। और इस ग्राफ में जो है इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, स्लोप क्या है, एच बाई ई। और ये जो इंटरसेप्ट मतलब ये कहाँ पे टच कर रहा है, तो ये जो लंबाई होती है वर्टिकल, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये कितना है, फाई नॉट बाय ई, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या किया, आइंस्टीन की इक्वेशन ली और सोडियम मेटल के लिए ग्राफ प्लॉट किया। किसके लिए, सोडियम मेटल के लिए, सोडियम मेटल के लिए ग्राफ प्लॉट किया। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जैसे ही ग्राफ इन्होंने बनाया तो इसको क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। तो स्लोप मिल गया, उसके बाद में इनके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो तो पहले से अवेलेबल था ही, ठीक है। तो इन्होंने इससे क्या निकाल दिया, एच निकाल दिया। ही कैलकुलेटेड व्हाट, प्लांक्स कांस्टेंट। और प्लांक्स कांस्टेंट जो वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो जो प्लांक साहब ने दी थी उसके बराबर आ गई, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी वो क्या है, एकदम सही है, ठीक है। तो मिल्किन साहब ने क्या किया, इस इक्वेशन को आप ऐसे डिराइव कर लेना, उसके बाद में एक ग्राफ बना लेना और समझा देना कि इस ग्राफ के कारण इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट किया। स्लोप कैलकुलेट करने से अपन को स्लोप मिला और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले से पता था, तो यहाँ से क्या पता चल गया मेरे को, एच पता चल गया। एच मतलब ये प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट जो पता चला वो वही आया जो पहले प्लांक साहब ने दिया था। तो इससे प्रूफ हो गया कि हाँ भाई ये जो मेरी इक्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, आप ये कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में इसी में देखो ये हो गया। फिर एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम गिवन सरफेस। तो बोलता है कि एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है वो जो है आपको बताना है कि कैसे बताओगे आप, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, अपन आइंस्टीन इक्वेशन यूज़ करेंगे। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट होता है, ठीक है, एच न्यू माइनस फाई नॉट होता है। अब देखो के मैक्स क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये चीज़ जो हमेशा कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि एच न्यू है वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, फाई नॉट से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। और फाई नॉट अपन ने क्या पढ़ा था कि एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट। तो ये न्यू क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन एच न्यू। तो एच से एच कटा तो एच न्यू इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। मतलब क्या हुआ कि जो मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी, तभी ट्रू होगी और तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, तभी जो मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर विल नॉट बी एनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देन आपका जो है वो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, ये वाला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिगर वाला है, देखिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फिगर दे रखा है आपको, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मेजर्ड इन फोटो सेल सर्किट एज शोन इन
as shown as function of potential difference between the plate of photocell when light beams A, B, C, D of different wavelength are incident on photocell. Examine the given figure and answer the following question. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस मतलब ये पोटेंशियल है, ठीक है, और ये क्या है, करंट है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, सैचुरेटेड करंट है बेसिकली ये देखा जाए तो, ठीक है। और सैचुरेटेड करंट मतलब मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट जहाँ पे जीरो होता है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे जीरो हो रहा है, ये पॉइंट है यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, अलग अलग जो है वो ABCD का। तो जहाँ पे जीरो होता है उसको बोला जाता है V0, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है उसको, ठीक है। तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, अगर आप देखोगे बी को देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, BS। ज़्यादा नेगेटिव है मतलब सबसे ज़्यादा है, -20 होगा इसका, तो इसका 0, इसका -10, तो इस सबसे लास्ट मतलब सबसे ज़्यादा है तो कितना है, -20 सपोज है, ठीक है। तो बी का जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है भाई, मैक्सिमम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम होने का मतलब ये होता है कि आप फोटोन को स्टॉप जो है वो ज़्यादा बहुत हाई पोटेंशियल लगा के स्टॉप कर रहे हो। तो बहुत हाई पोटेंशियल तब लगाना पड़ेगा जब उसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एनर्जी हाई कैसे आएगी, जब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच लाइट बीम हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड वाई, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि चूँकि जो बी है अपना, बी का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो हाईएस्ट है, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हैंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द बी इज हाईएस्ट। सिंपल लिख सकते हैं। इन सब के आंसर का मैंने एक PDF भी बना रखा है, आप कमेंट में लिखोगे तो मैं उसको जो है वो उसमें अटैच कर दूंगा। देन देखिए नेक्स्ट है, विच लाइट बीम हैज़ द लोवेस्ट वेवलेंथ एंड वाई, ठीक है। तो लोवेस्ट वेवलेंथ की बात तो अपन करते नहीं, अपन क्या बात करते हैं कि वेवलेंथ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसकी वेवलेंथ लोवेस्ट होती, और जिसकी वेवलेंथ अगर लॉन्गेस्ट है तो मतलब फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट है। तो अपन को बात करने की फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बताया था अभी भी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम किसका है, देखो C, देखो यहाँ के यहाँ के यहाँ के यहाँ पे यहाँ टपक गया, ये देखो। तो सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका है भाई, इसका आंसर B था, इसका आंसर C है, क्योंकि सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल C का है। तो C का सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, एंड फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। अगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ गए, इस तरीके से आज समझ सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से बिल्कुल भी, ठीक है, कि भाई जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो जो सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होगी, और फिर आप लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए सी की वेवलेंथ हाईएस्ट है, ठीक है। देखो थर्ड क्या है, विच लाइट बीम इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम मोमेंटम वाई, मैक्सिमम मोमेंटम के साथ में कौन करेगा तो मैक्सिमम मोमेंटम मतलब मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी तो वही कर पाएगा जिसके पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट रही हो, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी जो अगर हाईएस्ट है तो आपकी जो है वो मैंने क्या बताया था, एनर्जी क्या बताती है, h होती है इसकी एनर्जी, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा, एनर्जी मतलब ½ mv², मास तो कांस्टेंट रहता है, क्या वेरी क्या होगा, वेलोसिटी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एनर्जी, ठीक है। सो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट उसकी एनर्जी हाईएस्ट, और जिसकी एनर्जी हाईएस्ट उसका मोमेंटम हाईएस्ट। तो अपन ने देख लिया कि बी का जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, क्यों, क्योंकि बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, एंड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल हाईएस्ट, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, अगर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट तो एनर्जी हाईएस्ट, तो एनर्जी हाईएस्ट होने के कारण इसका मोमेंटम जो है क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना ही है। देखो 2023 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स सीधे सीधे का। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2023 के दूसरे पेपर का है, वो ये है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। बोलता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा और थ्रेशोल्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो भाई एक चीज़ समझ लो, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो मतलब पावर बढ़ा रहे हो, जो आप फोटोन दे रहे हो उनकी पावर बढ़ा रहे हो, जो लाइट आप दे रहे हो उनकी पावर बढ़ा रहे हो। पावर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बोल रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो क्या होगा,
वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो उस वेलोसिटी को रोकने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो आपका जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसको रोकने के लिए जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है वो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पहले तो डेफिनेशन लिख देना कि ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब जो है जिससे वर्क फंक्शन ओवरकम हो जाए और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चालू हो जाए। ठीक है, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक है, तो वो तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट, मटेरियल। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, कैसा है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी, किस मटेरियल के लिए कितनी वेवलेंथ चाहिए, कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये फ्रीक्वेंसी जो बढ़ा रहे हैं, अगर ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तो मटेरियल की मतलब प्रॉपर्टी है। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। खाली इतना ही फ़र्क है कि अगर अगर जो लेवल आप बढ़ा रहे हो वो इससे क्रॉस कर गया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्रॉस नहीं कर गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोटोन ऑफ एनर्जी, एक की एनर्जी इतनी है, दूसरे की एनर्जी है, आर सक्सेसिवली इंसिडेंट ऑन मेटलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। एक ही मेटल सरफेस पे डाले जा रहे हैं और उनकी जो वर्क फंक्शन है वो कितना है मेटल का, फाइव नॉट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इन टू केसेस, इन दोनों में जो है वो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो अपन ने क्या पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एच न्यू माइनस फाइव नॉट। तो एच न्यू क्या है, बेसिकली एनर्जी है। तो एनर्जी क्या दे रखी है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे K1 डिवाइडेड बाई K2 अगर मैं कर दूं तो पहले का एनर्जी कितना 1 और वर्क फंक्शन कितना 0.5, दूसरे का एनर्जी कितना 2, वर्क फंक्शन तो 0.5 फिक्स है, तो ऊपर 0.5 आ गया, नीचे 1.5 आ गया, तो इसका रेशियो आ गया 1/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट बोलता है अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल स्पीड्स। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, उनकी स्पीड क्या है, बराबर है। तो उनके साथ में डी ब्रोगली वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है उसकी रेशियो निकालना है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी क्या है, मोमेंटम। ठीक है, तो इनकी क्या है, स्पीड सेम है। ठीक है, सो लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। भाई मोमेंटम क्या होता है, एम वी। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और बोला कि स्पीड तो सेम है तो मैं वी लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय एच डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्पीड सेम है तो वी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से एच से एच कट गया, वी से वी कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपका एम ई बाय एम पी हो जाएगा। ठीक है, सो लैम्बडा पी डिवाइडेड बाय लैम्बडा ई इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ये जो है आपको जब आप पेपर होता है तो पहले पेज पे दे ही रखा होता है दोनों का मास का वैल्यू। तो अगर आप इनका मास का वैल्यू लेंगे तो 1 मतलब आप जो भी ये डिवाइड करके आंसर कितना आएगा 5.4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का, 1 मार्क्स का है। बोलता है कि द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी वी न्यू ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन 2 डिफरेंट फोटो सेंसिटिव सरफेस M1 एंड M2, 2 मेटल है। ठीक है, इस शोन फिगर आइडेंटिफाई द सरफेस विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। बोलता है वर्क फंक्शन की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे बनता है, पहले तो ये याद करो, वी नॉट और वी का ग्राफ मैंने अभी भी बताया था। क्या बताया था कि के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस फाइव नॉट। के मैक्स को अपन क्या लिखते हैं, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। ई से करो डिवाइड, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाइव नॉट बाई ई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये या ग्राफ है, किस किस का ग्राफ है, ये वाई है और ये एक्स है। तो यही तो है, ये वाई है ये एक्स है, इसका ग्राफ है। इसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, एच बाई ई होता है, जो मैंने अभी बताया था कि मिल्किन साहब ने प्रूव किया था। और दूसरा है इसका इंटरसेप्ट, वो है फाइव नॉट बाई ई। तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो वर्क फंक्शन यहाँ पे मिलेगा, तो इसका इंटरसेप्ट। अब देखो इंटरसेप्ट क्या होता है,
फाइव नॉट बाय ई, ठीक है। तो इंटरसेप्ट मतलब इसको बढ़ाओ, जहाँ पे ये टच करेगा, ये यहाँ पे टच कर गया, ये यहाँ पे टच कर गया, तो किसका इंटरसेप्ट बड़ा है बेसिकली, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब फाइव नॉट बाय ई, तो ई तो कांस्टेंट है, तो जिसका ये इंटरसेप्ट बड़ा है उसका फाइव नॉट बड़ा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि M2 का फाइव नॉट जो है वो क्या है, फाइव नॉट बड़ा है। इसका मतलब वर्क फंक्शन ऑफ M2 इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ M1, ठीक है। तो ये चीज़ इससे प्रूव होती है भाई, जिसका इंटरसेप्ट, ये चीज़ जिसकी बड़ी है, इंटरसेप्ट जिसका बड़ा है उसकी ये चीज़ बड़ी है, ये तो कांस्टेंट है, दोनों में आएगी, क्या बचेगा, फाइव नॉट, ठीक है। फिर आता डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन कंटेक्स्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय अ मेटल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, हैंस इट डिपेंड ऑन मेटल, ये मेटल पे डिपेंड करती है और कितना चाहिए वो है, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, आप लिख सकते हैं, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय इंसिडेंट लाइट, किसकी फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट की, टू ओवरकम द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है। किसी मेटल से, मेटल पे इतनी फ्रीक्वेंसी डालना कि वहाँ से वर्क फंक्शन से ओवरकम हो जाए और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, ठीक है। सिंपल भी आप बोल सकते हो, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय द इंसिडेंट लाइट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, बस, ठीक है। नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड फ्रॉम मेटल बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा बोल रहा है डिफाइन द इंटेंसिटी इन फोटोन पिक्चर, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, फोटोन पिक्चर में क्या इंटेंसिटी थी वो बतानी है, ठीक है। तो फोटोन पिक्चर में मतलब यहाँ पे फोटोन की बात करनी है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटोन निकले वो है इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद जो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो क्या है, वाई वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ डज फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो वेव थ्योरी का कहना ये है पहले तो मैं आपको चलो ठीक है, वेव थ्योरी का कहना ये था कि आप किसी मेटल जो है वो प्लेट, उसके ऊपर अगर बहुत सारी वेव डालेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा एक ही इलेक्ट्रॉन सपोज, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका कहने का ये मतलब था कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक क्या बोलता है कि आप इंटेंसिटी भले कितनी भी बढ़ा दो, लेकिन उसकी जो के मैक्स है वो तो सेम ही रहेगी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी हमेशा इंटेंसिटी से नहीं बढ़ती है, इंटेंसिटी से करंट बढ़ता है, ठीक है। इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा, ठीक है, और सैचुरेटेड करंट बढ़ेगा, लेकिन के मैक्स नहीं बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। के मैक्स तभी बढ़ेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा पॉइंट इसका ये था कि इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। इसका ये कहना था कि सपोज भाई एकदम लो क्लास वेव है, लेकिन वो भी, उसको भी अगर 10 घंटे के लिए वेव जाती रहेगी तो बहुत सारी एनर्जी इसको जो है मिलती रहेगी धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो इसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हम बोलते हैं कि मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी उतनी तो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए, अगर उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो है वो ये थ्योरी फेल हो जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं देता है। तीसरा ये बोलता है कि फोटो जो ये है अपना वेव थ्योरी, वो बोलता है कि चूँकि एक प्लेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो वेव आती है ना वो बहुत सारी आती रहेगी, और जो एनर्जी बांटेगी वो सब इलेक्ट्रॉन में मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उसके कारण क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आने में टाइम लग जाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को होने में कई घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन क्या बोलती है फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी, कि जैसे ही लाइट की बीम गिरेगी तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इंस्टेंटेनियस कितने 10⁻⁹ सेकेंड के अंदर अंदर जो है वो इतने कम टाइम में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये थ्योरी जो है वो गलत प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वेव थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हाउ डज फोटोन पिक्चर एक्सप्लेन, तो फोटोन पिक्चर ये बोलता है कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में आती है,
फोटोन के फॉर्म में, और जितनी आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतने फोटोन बढ़ जाते हैं, और उतने फोटोन बढ़ेंगे तो क्या होगा, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, खाली फोटोन बढ़ते हैं। तो फोटोन बढ़ेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन पहले निकले थे उससे ज़्यादा निकलेंगे, तो आपका करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा बोलता है कि अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ानी है तो आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसने सीधे सीधा फार्मूला भी दे दिया, E=h/μ। तो आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, और तीसरा बोला कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो तुरंत ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन में। जैसे ही फोटोन टकराता है तुरंत मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है और तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस तरीके से इसने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इफ बोथ हैव सेम स्पीड, सेम काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। तो आपको अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में जो है वो रेशियो निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, H/p, p मतलब मोमेंटम। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया था, अगर स्पीड सेम है तो लैम्बडा ऑफ व्हाट, अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन, h बाय मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी तो दोनों की सेम है तो वेलोसिटी v लिख दो, सॉरी h बाय मास ऑफ प्रोटॉन इंटू v। तो v से v कट गया, h से h कट गया, सो लैम्बडा ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय p, और ये मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, ये मास ऑफ अल्फा आ गया। ठीक है, तो आपको भी पता है कि मास ऑफ दो क्या बोलते हैं, जो प्रोटॉन होता है मास ऑफ दो अल्फ़ा होता है वो 4 गुना होता है, मतलब ये p है तो ये 4p है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1/4, ये पहले केस के लिए। जी आगे देखो 1/4। दूसरा है हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या होगा, मेरे को मोमेंटम की फॉर्म में निकालना है एनर्जी, कैसे निकालेंगे, एनर्जी को E लिखता हूँ 12mv²। ठीक है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और m से दोनों साइड, तो 2me आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे m का m² हो जाएगा और v² हो जाएगा। फिर रूट ले लूँगा तो मेरा मोमेंटम यानी कि pv आ जाएगा क्या, √2me। ठीक है, ये मोमेंटम किसकी आ गया, एनर्जी की फॉर्म में आ गया। बस तो अभी क्या करना है, इसकी फॉर्म में लिख दो आप। देखो लैम्बडा ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्बडा ऑफ p = h/√2 मास ऑफ अल्फा इंटू एनर्जी तो सेम है, h/√2 मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी तो सेम है। वापस काटोगे इस सबको तो आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। फिर आप रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। देखो नेक्स्ट है सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक्सेलरेट किया गया है तो कैसे करेंगे, तो देखो अपन हम वहीं मोमेंटम की बारी है, तो मोमेंटम को इनको लिखना है। तो हमने क्या लिखा है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 12mv²। ठीक है, तो एनर्जी को अपन क्या लिख सकते भाई, एनर्जी इक्वल टू QV भी होता है पोटेंशियल की फॉर्म में, तो इसको Q मतलब चार्ज, QV 12mv²। वहीं अगेन 2 के इधर मल्टीप्लाई कर लूँगा और m से डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड में, तो 2mQV इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे m² v²। तो p इक्वल टू हो जाएगा, दोनों साइड रूट लूँगा तो mv इक्वल टू √2mQV। अब यहाँ पे जो ये v है वो सेम है पोटेंशियल। ठीक है, तो करो लैम्बडा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्बडा p इक्वल टू h/√ऑफ मोमेंटम क्या है 2 ऑन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इंटू v डिवाइडेड बाय h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा हो जाएगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये चार्ज ऑन प्रोटॉन और ये v। ठीक है, v से v कट गया, 2 से 2 कट गया, h से h कट गया। ठीक है, तो आपके पास में बचा क्या, रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑन अल्फा इंटू चार्ज ऑन अल्फा। ठीक है, ये लैम्बडा अल्फा बाय लैम्बडा p है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा में 1/4 का मैंने अभी भी बताया था, और जो चार्ज होता है वो जस्ट 2 गुना होता है। ठीक है, मतलब 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये देखिए 2√2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि कंसिडर न्यूट्रॉन मास m
काइनेटिक एनर्जी ई, ठीक है। एंड फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, तो फोटोन की भी एनर्जी कितनी है, ई, ठीक है। लेट, ये इसकी वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो बोलता है कि इसका रेशियो निकालो, सिंपल है। देखो अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप अल्फ़ा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने भी पार्टिकल लोगे तो आपको एनर्जी इसी तरीके से निकालनी है आइंस्टीन इक्वेशन से। लेकिन अगर आपने फोटोन ले लिया तो फोटोन किसका पास है, लाइट का पार्ट है, तो फोटोन का एनर्जी का फार्मूला तो ऑलरेडी देखे गए हुए हैं। क्या है फोटोन का एनर्जी फार्मूला, एच न्यू, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, एस सी बाय लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी अगर लेमडा निकालना चाहूँ फोटोन की, तो लेमडा क्या आ जाएगी, एच सी बाय ई, ये इसकी लेमडा आती है। अब दूसरी मुझे लेमडा किसकी निकालनी है, न्यूट्रॉन की। अब देख रहे हो यहाँ पे अंतर आ गया, तो न्यूट्रॉन की लेमडा निकालने के लिए तो अपन क्या कर सकते हैं, लेमडा ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एच बाय पी, ठीक है। तो एच बाय पी अगर आपको निकालना है तो यहाँ से आपका मोमेंटम जो है वो ई दे रखा है, तो ई की फॉर्म में निकालना है। तो ई की फॉर्म में कैसे निकाल देते हैं, अभी भी अपन निकलता पी इज इक्वल टू √2m_e, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सो लेमडा ऑफ एन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय लेमडा ऑफ पी यानी कि फोटोन, सो दिस इज h बाय √2m_e एंड दिस इज hc बाय e, ठीक है। यहाँ से h गया, e ऊपर चल जाएगा, तो e डिवाइडेड बाय c बार है √2m_e, ठीक है। सो e से यहाँ पे ये √2 आ जाएगा और c को अंदर लिंक क्या आ जाएगा, e डिवाइडेड बाय 2m_c का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके e डिवाइडेड बाय रूट का e डिवाइडेड बाय 2m_c स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के देखो, अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, 13 क्वेश्चन। क्या बोलता है 13 क्वेश्चन कि असर्शन रीजन वाला है। तो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है। मैंने अभी भी बताया इंटेंसिटी का जो लेना देना है वो किसके साथ लेना देना है, करंट के साथ में। कौन सा करंट, सैचुरेटेड करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो मेरा करंट बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल नहीं बढ़ता। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो मुझे क्या बढ़ना पड़ेगा भाई, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये तो गलत है। दूसरा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन द वेव लेंथ ऑफ द इंटेंसिटी। अभी वहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। करंट तभी बढ़ेगा जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे, समझ गए। और इंटेंसिटी बढ़ाओगे तभी करंट बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी बोलो कि वेवलेंथ बोलो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो वेवलेंथ पे भी जो अपनी करंट डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, और एनर्जी डिपेंड करती है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। बाकी आप ये मैंने नोट्स भी इसके बनाए हुए हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एंड बहुत ही छोटा सा मस्त चैप्टर है। तो जैसे ये अपन कर्व बना रहे हैं ना बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको आप ध्यान में रखें। और बस इसी के साथ में ये हम इसको देखते हैं एंड करके।